कोई दो राहें नहीं होगी इसमें, और कोई इसमें मैं आश्चर्यचकित नहीं होंगी अगर मुझे ये कल को पता चले कि संजय राउत ने जाके देवेंद्र फडणवीस जी के पैर पकड़े और ये कहा कि एनसीबी, ईडी, सीबीआई और पुलिस की जांच से आप हमें बचा लीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं संजय राउत ये बात बखूबी जानते हैं कि उन लोगों ने जिस तरह के कार्यक्रमों को चलाया है, जिस तरह के लोगों को प्रमोट करा है और जिस तरह की भाषा का उपयोग करा है, ये डेथ ऑफ डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और इस एग्जाम्पल को ना ही कभी सेंट्रल गवर्नमेंट, ना ही कभी मोदी जी की सरकार एक्सेप्ट करेगी, ना ही करने वाली है। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं द राजधर्मा पर। महाराष्ट्र में जितना भी कुछ चल रहा है उसके साथ साथ दो मीटिंग की बहुत चर्चा हो रही है। पहली मीटिंग जो संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस के बीच में हुई, और जो दूसरी मीटिंग महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच में हुई, जो कि मातोश्री में हुई। तो आज उन्हीं सब चर्चा पे हम लोग आज बात करने आए हैं निखत अब्बास से, और वो जानेंगे कि बीजेपी क्या अब शाहीन बाग जैसा झटका, जैसा आप लोगों ने पिछले दिनों सुना था कि 100 लोग जो शाहीन बाग के थे वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो वैसे ही क्या अब शिवसेना जो है बीजेपी के साथ हाथ मिलाने वाली है कि नहीं मिलाने वाली है। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है निखत जी आपका हमारे चैनल पे। ये क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में, पहले ये पूरा हमें समझाइए कि ये मीटिंग के पीछे उद्देश्य क्या है। देखिए, उद्देश्य क्या है ये तो जाहिर सी बात है सीनियर लीडरशिप ज़्यादा बता पाएगी, बेहतर बता पाएगी, पर जो हमें देखकर लग रहा है और जो समझ आ रहा है वो यही लग रहा है कि शिवसेना जिस विचारधारा को बचपन से मैं कहूँगी फॉलो करती आ रही थी, एक दिन पुत्र मोह, बेटे के मोह में, पद के मोह में आकर उन्होंने उस विचारधारा को रातों रात बदल दिया और एक ऐसा गठबंधन कर लिया जो मैं कहूँगी महाराष्ट्र की जनता के लिए बहुत बड़ा धोखा था। एक महाराष्ट्र की जनता की डेमोक्रेसी को उन्होंने ख़त्म करके अपने पुत्र मोह में और पद के मोह में आकर एक ऐसा गठबंधन करा जो आज टूटने की कगार पर है। वो इसीलिए है क्योंकि सभी को मालूम है कि जिस विचारधारा पे आप चलते थे उस विचारधारा को आपने कहीं पीछे छोड़ दिया। आप तो ये लड़ाई लड़ते थे कि राम मंदिर बनना चाहिए, आप तो ये लड़ाई लड़ते थे कि मथुरा में भगवान कृष्ण की जमीन पर उन्हीं का डेरा होना चाहिए और किसी का डेरा नहीं होना चाहिए। आज आपने उन लोगों के साथ हाथ मिला लिया, बाकायदा सरकार बना ली जो ये कहा करते थे कि भगवान श्री राम का तो अस्तित्व ही नहीं है, वो तो काल्पनिक है। उसके बाद एक और बम और फूट गया शिवसेना के ऊपर जब उन्हें ये पता चला कि उनके प्यारे बेटे आदित्य ठाकरे का कहीं ना कहीं ड्रग कार्टेल से लेना देना है, कहीं ना कहीं बॉलीवुड माफिया से लेना देना है। और तो और सबसे बड़ी बात, शायद एसएसआर के मर्डर केस में भी उनका हाथ है, शायद दिशा के रेप केस में भी कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे को कोई जानकारी है। तो जब ये सारी चीज़ें पता चलने लगी तो आज हो सकता है कि शिवसेना को अकल आई हो, वो जाने की कोशिश कर रहा हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने की कोशिश कर रहा हो, भारतीय जनता पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता देवेंद्र जी के पास, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आपने जो गलत काम करा उसकी सज़ा आपको मिलेगी, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी का दोबारा हाथ थामे या ना थामे। कहने की बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी आपको समर्थन दे देगी आपकी उसी विचारधारा पे, पर जो पहले थी ड्रग कार्टेल के साथ, बॉलीवुड माफिया के साथ जो आपने षड्यंत्र रचाया उसका हम आपको कभी समर्थन नहीं देंगे। आपने अभी कहा कि बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी वो शिवसेना को समर्थन दे देगी, तो क्या जनता में क्या मतलब मतलब विचार जो होगा वो डेवलप होगा जब ये जान करके कि वो भारतीय जनता पार्टी जो कि ये कहती थी कि अब अगर शिवसेना हमारे पास आती है, ये आखिरी वक्त था जब शिवसेना ने कांग्रेस के साथ अपना सरकार बनाई थी तब तो आ सकती थी, लेकिन अब अगर आई तो अब उसे हम अपने पार्टी में शामिल नहीं होने देंगे। अगर भाजपा, अगर मान लीजिए अभी शिवसेना को ले लेती है, तब क्या मतलब भाजपा का क्या कुछ रहेगा ये बताइए। समर्थन का मतलब मैंने ये कब कहा कि सरकार महाराष्ट्र में बना लेगी। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना या किसी और के गठबंधन की जरूरत नहीं है। ये आपने और हमने महाराष्ट्र के विधानसभा में बखूबी देखा है कि शिवसेना ने जिन जिन सीटों पर हमें धोखा दिया, अगर उन सीटों पर हमारे दिग्गज नेता, हमारे लीडर्स, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स खड़े होते तो वो हम सीटें कभी नहीं हारते, और वो सीटें शिवसेना के पास नहीं आती, भारतीय जनता पार्टी के पास आती। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है विचारधारा की। शिवसेना एक विचारधारा के साथ चली थी, विचारधारा के साथ पैदा हुई थी, आज भी उस विचारधारा का हम समर्थन करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर शिवसेना आकर घुटने टेकती है और अपनी गलती मानती है तो आज भी हमारा समर्थन उस विचारधारा को है। लेकिन सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी ये दूर की गोटी है, पर
पर मैं आज फिर ये बात दोहराऊंगी कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए, देवेंद्र फडणवीस को दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए शिवसेना या फिर और किसी और पार्टी की या किसी और सरकार के समर्थन की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मतलब आप ये बीजेपी की तरफ से ये बोल रही हैं कि अगर मान लीजिए कांग्रेस ने और एनसीपी ने, शरद पवार ने हाथ झटक दिया उद्धव ठाकरे का, तो उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के साथ आकर के बीजेपी का समर्थन पा करके वहाँ पे सरकार जो है बन जाएगी, जैसा कि हमने बिहार में देखा था 3 साल की सरकार जो चली थी। देखिए, मुझे लगता है कि उसके लिए थोड़ा वेट करना ही सही होगा कि वहाँ सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। ये भी हो सकता है कि वहाँ पर बाइपोल हो जाए और दोबारा हम महाराष्ट्र में सरकार बनाए बगैर शिवसेना के। अगर शिवसेना पर्दे के पीछे बैठकर या साथ में बैठकर हमारा समर्थन देना चाहती है तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत लाखों सैकड़ों लोग, करोड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के रूप में उभरते हैं। आप भी उभरिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज फिर जो मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर देवेंद्र फडणवीस को वहां मुख्यमंत्री बनाना है तो शिवसेना की जरूरत नहीं है। और रही बात हाथ झटकने की, जो आपने कहा एनसीपी और कांग्रेस, तो ये तो पता ही था। जिस दिन सरकार बननी थी उसी दिन मैंने बोला था कि ये 6 महीने से साल भर का गठबंधन है। जिस दिन मुंह की खाएगी शिवसेना उस दिन उन्हें अकल ठिकाने आएगी कि हम जहां थे उसी विचारधारा में रहना हमारे लिए बेहतर था। क्योंकि अब उन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से मुंह की नहीं खाई, उन्होंने महाराष्ट्र की जनता का विश्वास खो दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र में जो अपना अस्तित्व खड़ा करा था उसको झूठा साबित कर दिया है। आप भी दिख गए कि आप कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे थे और मुखौटा पहनकर जनता के सामने आ रहे थे। वो जनता अब आपको कबूल करेगी या नहीं करेगी वो बड़ी बात होगी। अब ये मीटिंग में क्या ऐसी बातचीत हुई होगी? आप भाजपा से ताल्लुक़ रखती हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ, हमारे दर्शकों को भी मैं बताना चाहती हूँ आपके ज़रिए कि ये मीटिंग में था क्या ऐसा? देवेंद्र फडणवीस और जो संजय राउत के बीच में जो 2 घंटे की मीटिंग हुई, जिसको नॉन पॉलिटिकल भी कहा गया कि ये नॉन पॉलिटिकल है, ये जो शिवसेना का जो मुख्य पत्र है सामना, उसके इंटरव्यू के लिए ये हुआ था। तो आपको क्या लगता है और आपको क्या पता है इस मीटिंग के बारे में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले ही बता चुकी है, देवेंद्र भाई भी ये बात बोल चुके हैं कि सामना पत्र के बारे में ये विषय था और कि एकदम नॉन पॉलिटिकल था। अब वो अलग बात है कि संजय राउत ने मौका ढूंढकर, मौका परस्त बनकर, जो कि संजय राउत और शिवसेना हमेशा रही हैं मौका परस्त बनकर, क्या पता उन्होंने देवेंद्र जी के आगे हाथ जोड़ लिए हों, क्या पता उन्होंने देवेंद्र जी के पैर भी पकड़ लिए हों कि वो माफ़ी चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन वापस चाहते हैं। तो उस बेसिस पे तो मैं कह सकती हूँ, पर बंद कमरों में क्या बात हुई ये तो मैं नहीं जानती। बहरहाल मुझे पूरा भरोसा है कि जो देवेंद्र भाई ने बात बोली है कि वो नॉन पॉलिटिकल थी, तो उनकी तरफ से ये बात नॉन पॉलिटिकल रही होगी, उनकी तरफ से कोई समर्थन की बात नहीं हुई होगी और देवेंद्र जी की तरफ से कोई सरकार बनाने की नीति नहीं जाहिर की गई होगी। ये अलग बात है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे के पंछी बनकर आए हों और उनका मैसेज लेकर आए हों, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि दोबारा एनसीपी और कांग्रेस, जो कि ठग सरकार है, उसको छोड़कर आज फिर भारतीय जनता पार्टी का वो हाथ थामना चाहते हैं। अच्छा, अब शिवसेना की तरफ से सवाल पूछते हैं। शिवसेना को ऐसी क्या मजबूरी आ गई? क्या उनको लगा कि ये जो महाराष्ट्र में जो कुछ भी चल रहा है, अब इसकी आंच मेरे घर पे आने वाली है, मेरे बेटे के ऊपर आने वाली है, तो अब जो है मुझे भारतीय जनता पार्टी, जहाँ पे मतलब केंद्र की सरकार भी उन्हीं के हाथों में है, उनके पास अब मुझे जाना चाहिए, ऐसा कुछ उन लोगों ने सोचा? या देखिए, अगर ऐसा सोचा भी है और वो ये सोच रहे हैं कि आज इतना बड़ा क्राइम करने के बाद, इतने बड़े क्राइम में इन्वॉल्व होने के बाद, ड्रग कार्टेल को सपोर्ट करने के बाद, एक महिला का शोषण करने के बाद, कंगना रनौत जैसी महिला का शोषण करने के बाद, आप अगर ये सोच रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के पैरों में गिर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी आपको एक सरकार माफ कर देगी और आपको छोड़ देगी, तो ये आपकी गलतफहमी है। जैसे कि आपने देखा हाल ही में एक वीडियो और फोटोज जावेद अख्तर साहब ने, राना अयूब ने वायरल करी थी और ये कहा था वो, जिसमें बॉलीवुड के बहुत सारे किरदार और बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स मोदी जी के साथ खड़े हुए और ये कहा था कि ये सिलहा दिया। वही मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि ये सिलहा नहीं दिया। ये आप क्या चाहते हैं कि अगर आप देश के प्रधानमंत्री के साथ अगर फोटो खिंचवा लेंगे और कल आप अगर ड्रग्स करेंगे तो आपको क्या कोई पकड़ेगा नहीं? आपको गलतफहमी है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार नहीं है कि आप जाके अपना दोस्ती निभा लेंगे, प्यार मोहब्बत निभा लेंगे, साथ में 2-4 ड्रिंक्स लगा लेंगे और उसके बाद ये सोचेंगे कि आपको कुछ भी करने की आज़ादी है, इलीगल काम करने की आज़ादी, और आपको सरकार कुछ नहीं कहेगी। ये मोदी जी की सरकार है। अगर आप यहाँ पे समर्थक भी हैं और मैं कहूँगी भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता हैं, जैसे आपने देखा सेंगर का क्या हाल हुआ, यहाँ पर न्याय के लिए आवाज़ उठाई जाती है, लीगल कानूनों के लिए आवाज़ उठाई जाती है। कोई भी इलीगल करेगा, आज अगर ये सोच रहे हैं उद्धव ठाकरे कि अपने बेटे को बचाने के लिए वो सरकार का हाथ थाम लेंगे और उनके ऊपर से कार्रवाई की जो आंच है वो हट जाएगी, तो वो गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, एक तरफ तो संजय राउत ये कहते हैं, जाके मीटिंग करते हैं, देवेंद्र फडणवीस थे, और दूसरी तरफ ये कहते हैं
कि ये अच्छा हुआ कि अकाली दल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना अलायंस तोड़ दिया। तो ये जो दोहरा उनका रूप है, इसको किस तरीके से आप मतलब बताइएगा हमारे दर्शकों को। देखिए, अकाली दल ने जो भी गठबंधन को तोड़ा है वो उनका अपना निजी फैसला रहा है, उनकी पार्टी का फैसला रहा है। मुझे लगता है उस पर तो हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए। बहरहाल रही बात बाकी पार्टियों की, उद्धव ठाकरे की और बाकी लोगों की जो इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि दोहरा रूप है, तो मुझे लगता है कि अकाली दल और उनकी कोई मिलीभगत हो तो पता नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का काम है कि हिंदुस्तान की जनता की सेवा करे, हिंदुस्तान की जनता के लिए काम करे, किसानों के लिए काम करे। आज जो बिल आया है उस बिल में आप मुझे बताइए, अगर फार्मर्स को ये कहा जाता है कि आप जाकर सिर्फ यहाँ पर नहीं, खुले आम बाजार में अपनी सब्जियां, अपने फल, अपनी चीजें, अनाज, अन्न, चावल बेच सकती हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? उनके लिए तो और अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। एज एन इंडिविजुअल मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खामी है, लेकिन अकाली दल या बाकी लोगों को लग रहा है तो उनके आपस की हो सकता है कुछ षड्यंत्र हो, क्योंकि इस समय सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना जनता की सेवा के नाम पर नामुमकिन है। शायद वो अपने आप को मुख्यमंत्री, अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देख रही हूं, इसलिए इस तरह के बयान कर रहे हैं। निखिल जी, 40 मिनट की जो मीटिंग हुई शरद पवार और उद्धव सरकार के बीच में, उद्धव ठाकरे के बीच में, आपको क्या लगता है इस 40 मिनट में फटकार मिली या फिर शाबाशी मिली, या फिर ये कहा गया कि भाई अच्छा हुआ तुम चले गए वहाँ पे भाजपा से मिलने और भाजपा से आपने मिल करके सारा सामंजस्य बिठा लिया? देखिए, शरद पवार जी की जो विचारधारा रही है, इससे आप और मैं कभी भी अलग नहीं रहे। इससे आप और मैं कभी भी, मैं कहूँगी, ना जानकार नहीं रहे। हमेशा जानकारी हमें रही है कि शरद पवार किस स्ट्रैटेजी के साथ काम करते हैं और किस तरीके पे अपनी राजनीति करना चाहते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे जी की, मैं कहूँगी 40 मिनट तो कम थे, शायद 40 साल भी लग जाएंगे तो आपस की ना ही वो एक दूसरे की विचारधारा समझ पाएंगे, ना ही एक दूसरे को समझ पाएंगे अंतर्गत। हाँ, अगर सिर्फ राजनीति करनी हो तो 40 मिनट क्या, मुझे लगता है 4 सेकंड में भी अगर ये तय हो जाए कि आप चीफ मिनिस्टर बनाइए, हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो वो आप उनके लिए वो काम बहुत बेहद ही आसान है। हो सकता है शरद पवार ने ये कहा हो कि आँच आने से पहले आपने जाके हाथ फैला लिए, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आँच तो अब आपके बेटे के बाद हमारे ऊपर आने वाली थी। क्योंकि सभी को पता है कि महाराष्ट्र सरकार का बहुत ज़ोरों शोरों से ये बॉलीवुड के ड्रग कार्टेल और बॉलीवुड के माफिया के ऊपर बहुत ज़्यादा समर्थन है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। एसएसआर के केस को दबाने के लिए कितनी कोशिश, एसएसआर के केस को दबाने के लिए कितनी कोशिश उन लोगों की सरकार ने करी, ये आप और मैं बखूबी जानते हैं। हो सकता है कि शरद पवार को एसएसआर के बारे में बहुत सारी जानकारी हो, दिशा के केस के बारे में बहुत सारी जानकारी हो, और जो ड्रग कार्टेल है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हो। मैं तो ये भी सोचती हूँ कि एनसीबी खामखा बॉलीवुड के लोगों को इंटेरोगेट कर रही है। मुझे तो लगता है कि एनसीबी को सबसे पहले महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री को इंटेरोगेट करना चाहिए कि उनकी निगरानी के चलते वहाँ ड्रग्स आया कैसे। अब शरद पवार और जो कांग्रेस पार्टी है, ये किस तरीके से मतलब अपने आप को किस तरीके से बचाएंगे? अगर मान लीजिए उद्धव सरकार के ऊपर कोई आंच आ जाती है, आदित्य ठाकरे इसमें पाए जाते हैं दिशा सालियान के केस में या फिर एसएसआर मर्डर केस में, तो कैसे जो है शरद पवार और सोनिया गांधी अपने परिवार का जो है, अपने जो है पार्टी का कैसे लाज बचाएंगे? देखिए, शरद पवार और कांग्रेस पार्टी का वही हाल है कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। वही हुआ जैसे कि हम सभी ने पहले कहा था और पूरा हिंदुस्तान इस बात को समझ गया था कि जिस दिन ये सरकार बनी थी उसी दिन पता चल गया था कि आज नहीं तो कल ये गठबंधन टूटेगा। आज जब उद्धव ठाकरे अपने बेटे को बचाने की रेस में दौड़ चुके हैं, हो सकता है कि कांग्रेस और शरद पवार जी के सर पे बहुत सारे बम फूटे। ऐसा भी हो सकता है कि आदित्य ठाकरे अपनी चीजें पलट कर शरद पवार और कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर डाल दी। ये कोई मैं इसमें आश्चर्यचकित नहीं होंगी जब आदित्य ठाकरे अपने आरोप कांग्रेस और एनसीपी पे लगा देंगे और एकदम चुटकी बजाकर अपना गठबंधन भी तोड़ देंगे। क्योंकि जान बचे तो लाखों पाए वाला हाल आदित्य ठाकरे के साथ इस समय हो रहा है। इस समय वो उस दौड़ में है जहां उन्हें मुख्यमंत्री या मंत्री बनने की साजिश और कोशिश नहीं करनी। यहाँ वो इस दौड़ में है कि किसी प्रकार एनसीबी के इंटेरोगेशन से बच जाऊं, क्योंकि जिस दिन आदित्य ठाकरे की इंटेरोगेशन हुई तो सच सामने आएगा, और सच जो सामने आएगा तो जनता को भी यही लग रहा है और मुझे भी यही लगता है कि एसएसआर का केस हो, दिशा का केस हो या ड्रग कार्टेल हो, उसमें आदित्य ठाकरे का बहुत ज्यादा बोलबाला होगा। ठीक है निखिल जी, संजय राउत ने एक लाइन कही थी मीटिंग से बाहर आने के बाद। उन्होंने कहा ये बीजेपी और शिवसेना ये दोनों दुश्मन पार्टी नहीं है। तो एक बात बताइए, 35 साल से जो दोस्ती निभा रही थी दोनों पार्टियां, उनको एक पल में कुर्सी के लालच के लिए इन्होंने धोखा दिया। अब ये बात आके कहना कि ये दोनों पार्टी आपस के दुश्मन नहीं है, किस तरीके से जस्टिफाई करता है और ये जनता किस तरीके से ले इस लाइन को?
देखिए, ये तो वही बात है कि शायद चाशनी में डुबोने की कोशिश की जा रही है शब्दों को। ये वही संजय रौत है जो शेरो शायरी करके प्रधानमंत्री मोदी जी पर तंज कस रहे थे। आज इतने लबलबे कैसे हो रहे हैं चीनी की चाशनी में, तो जाहिर सी बात है जब अपने ऊपर बात आती है ना, जब छज्जा गिरने की बात आ जाती है, आपके सर पे डर मंडराने लगता है, तो आपके मुंह से ऐसे मीठे शब्द ही निकलते हैं। मैं तो पहले भी कहा, कोई दो राहें नहीं होगी इसमें, और कोई इसमें मैं आश्चर्यचकित नहीं होंगी अगर मुझे ये कल को पता चले कि संजय रौत ने जाके देवेंद्र फडणवीस जी के पैर पकड़े और ये कहा कि एनसीबी, ईडी, सीबीआई और पुलिस की जांच से आप हमें बचा लीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं संजय रौत ये बात बखूबी जानते हैं कि उन लोगों ने जिस तरह के कार्यक्रमों को चलाया है, जिस तरह के लोगों को प्रमोट करा है और जिस तरह की भाषा का उपयोग करा है, ये डेथ ऑफ डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और इस एग्जाम्पल को ना ही कभी सेंट्रल गवर्नमेंट, ना ही कभी मोदी जी की सरकार एक्सेप्ट करेगी, ना ही करने वाली है। अगर उन्हें ये लग रहा है कि इन मीठे मीठे शब्दों से हम कमज़ोर पड़ने वाले हैं या फिर हम उनकी बात समझने वाले हैं और हम उनके ऊपर जो केस चल रहे हैं उसको साफ करने वाले हैं, तो ये गलत बात है। निखिल जी, एक बात यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए अगर उद्धव सरकार का या फिर आदित्य ठाकरे का कुछ मतलब एनसीबी के साथ या फिर अब ड्रग्स के साथ, ड्रग्स कार्टेल के साथ, दिशा सल्यान के केस के साथ कुछ लेना देना होगा, ड्रग्स के साथ अगर हम इम्पोर्टेंटली बात करें उससे लेना देना होगा, तो इससे पहले तो देवेंद्र फडणवीस की भी सरकार वहाँ पे थी। तो मतलब ये अगर इनके पास कोई राज हो देवेंद्र फडणवीस का या फिर बीजेपी वहाँ पे जो है, वहाँ पे कैसे फिर ये लोग सवाल उठाने लगे कि बीजेपी की भी तो यहाँ पे राज था, तो बीजेपी के समय भी तो ड्रग्स का सिलसिला चल रहा था, उसको किस तरीके से जस्टिफाई? आज ये जो पर्दाफाश हो रहा है ड्रग कार्टेल का, वो कौन कर रहा है? वो भी तो बीजेपी की सरकार कर रही है। ये कोई और सरकार है क्या? जो ईडी है, एनसीबी है, चीख चीख के गला फाड़ कर शिवसेना के लोग, कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का तो यही रूप रहा है कि हमेशा सीबीआई, ईडी, एनसीबी का इस्तेमाल कर कर वो सबूतों को इकट्ठा करती है। वही तो कर रहे हैं। वही तो मैं भी कह रही हूँ कि आज भी तो भारतीय जनता पार्टी ही इनको एक्सपोज कर रही है। और अगर आप ये कहते हैं कि पहले जो सरकार थी महाराष्ट्र में, तो आपने मुद्दा क्यों नहीं उठाया? आप मुद्दा उठाते, उसकी जांच होती, उसकी कार्रवाई होती। 5 साल देवेंद्र जी की सरकार रही और माशाल्लाह खूब अच्छे से चली। आपने एक भी दिन नहीं उठाया। आप उठाते ना वो मुद्दा। हम तो डंके की चोट पर उठा रहे हैं, आपने इसलिए नहीं उठाया क्योंकि उस ड्रग माफिया में आप भी इन्वॉल्व थे। हम क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारा कोई भी नेता उस ड्रग कार्टेल में, उस बॉलीवुड के माफिया में इन्वॉल्व नहीं है। अगर कोई ये कह रहा है कि आपने पहले नहीं उठाया, तो आज भी दोबारा बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल एजेंसीज, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वही एजेंसीज आ जाके इनको एक्सपोज कर रही हैं। चाहे वो बॉलीवुड के बड़े दीपिका पादुकोण जैसे नाम हो, चाहे वो बड़े पॉलिटिशियन आदित्य ठाकरे जैसे नाम हो। चलिए, अगर महाराष्ट्र के अंदर बिहार जैसा हाल हो जाता है कि एनडीए में जाकर के पहले मतलब गठबंधन टूट जाए, फिर उसके बाद मिल जाए, फिर एक सरकार बन जाती है, अगर महाराष्ट्र में भी कुछ वैसा ही हाल हो गया, तब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है इस चीज़ को डिफाइन करेगी, या फिर शिवसेना भी किस तरीके से इसको जस्टिफाई करेगी? नहीं, आप बिहार के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं या फिर महाराष्ट्र के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रही हूँ जो पिछले साल, जो पिछले विधानसभा में जो बिहार में हुआ था, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगर वैसी स्थिति महाराष्ट्र में हो जाती है, तब क्या बोलेगी वहाँ की जनता, और तब क्या बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो क्या बोलेंगे? देखिए, मुझे ये मालूम है कि आज की तारीख में इस बात को थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि यही अपनी बात कह देगा कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को एनडीए के किसी भी समर्थक की, मैं कहूँगी, ज़रूरत नहीं है। मैं बड़ा बोल नहीं बोल रही, पर ये बात सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में भी खुद अपनी सीटें बनाई हैं, खुद अपने आप को जिताया है और बखूबी हिंदुस्तान की जनता की बहुमत के साथ जीते हैं। आज चाहे महाराष्ट्र में अगर शिवसेना धोखा ना देती तो भी वो सारी सीटों पे लड़ते, और आप और मैं बखूबी इस बात को जानते हैं और एक्सेप्ट भी करेंगे कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती। वो तो हमारी, मैं कहूँगी कि ऐसी बात, ऐसी खामी हमारे किसी काम में रही होगी जो शिवसेना ने हमें धोखा दे दिया और हम समझ नहीं पाए। आज वही बिहार की बात है। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी बहुमत से सरकार बनाएगी, चाहे कोई हमें समर्थन दे चाहे ना दे, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो नीतीश जी हों। मुझे ये पता है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री भी बनाएगी, और अगर कोई गठबंधन करेगी तो सबसे ज़्यादा जो कोशिश होगी वो सिर्फ यही होगी कि जनता की सेवा हो और जनता के लिए काम हो। पिछले इलेक्शंस को भूल जाते हैं, क्योंकि अब के इलेक्शंस और पिछले इलेक्शंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि अब
पूरा हिंदुस्तान, महाराष्ट्र का जो विधानसभा रहा वो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से देख चुका है और जान चुका है। मैं बस आखिरी सवाल पूछूंगी, जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ आकर के ये कहते थे कि 6 महीने के अंदर, केवल मात्र 6 महीने के अंदर महाराष्ट्र की जो 3 तिगड़ी की सरकार है, महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है, ये टूट जाएगी, तो क्या अब वो समय आ चुका है कि अब जो है उद्धव ठाकरे, शरद पवार और सोनिया गांधी, इन तीनों ने जो अपने दोस्ताना एक दिखाया था, वो टूटने का समय आ चुका है? तो ये तो मैंने आपको पहले ही लाइन में कह दिया, और जाहिर सी बात है ऐसा ही होता है ना, जब आप किसी और विचारधारा के साथ चल पड़ते हैं तो आप कितने दिन झूठ बोल पाएंगे, आप कितने दिन मुखौटा पहन पाएंगे। पद का लालच आपको है, आज रहेगा, 6 महीने रहेगा, साल भर रहेगा। अगली बार जब आप ही के भगवान को वो आप ही के मुंह पर गाली देंगे, जब आप ही की जनता को आप ही के मुंह पर गाली देंगे, जब आपके लिए काम नहीं करेंगे, अपने लिए काम करेंगे, करप्ट हो जाएंगे और खूब ड्रग करते रहेंगे, आप ही के सामने सारे इलीगल काम होते रहेंगे, तो किसी दिन तो आपका खून जलेगा, किसी दिन तो आपका सीना बाहर आने को होगा, किसी दिन तो आपका खून उबलेगा। आज वही हो रहा है। सभी को पता था कि ये सरकार टूटने वाली है, और आज नहीं तो कल, अभी टूटे की कगार पे आ चुकी है। मैं कहूंगी ऑन द एज चल रही है कि आज नहीं तो कल शायद वो फ्लोर से गिर जाएगी। और सबको पता है कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बहुमत से वहां सरकार बनाएगी, और फिर मैं देखना चाहूंगी कि शिवसेना कौन सा तांडव करने वाला है, क्योंकि शिवसेना ने जिस विचारधारा को अपने सर पर रखा था उसी को पैरों तले रौंद दिया सिर्फ सीट के लिए। आज वो महाराष्ट्र की जनता को क्या मुंह दिखाएगी, सोचने वाली बात होगी। कहीं ऐसा ना हो कि गधे पे घोड़ा तो बहुत बड़ी बात होगी, गधों पर बिठा के महाराष्ट्र की जनता खुद शिवसेना के लोगों का मुंह काला कर रही हो। ये बहुत बड़ी बात बोली निका जी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।